गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अनूप कुमार सिंह श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान से आप सभी का कंप्यूटर टीचर। आप लोगों को एरे नामक अध्याय का पीडीएफ भेजा गया था बेटा, जिसमें एक बीमीय एरे का एक प्रोग्राम है जिसमें 10 संख्याओं के योग तथा औसत का प्रोग्राम हमें बनाना है। आज उस प्रोग्राम को हम देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे कि कैसे प्रोग्राम बनेगा और प्रोग्राम का ड्राई रन करके देखेंगे, बोर्ड पर उसको रन करेंगे कि कैसे कैसे वो सम निकलेगा और कैसे कैसे एवरेज निकलेगा उन 10 संख्याओं का। देखते हैं प्रोग्राम क्या है। हैज इंक्लूड stdio.h। हैज इंक्लूड से आप सभी पहले से परिचित हैं, प्री प्रोसेसर और डायरेक्टिव है। stdio.h क्या है? ये हेडर फाइल है। हेडर फाइल क्या होती हैं आप लोगों को बताया जा चुका होगा, और नहीं बताया गया तो अभी सुनिएगा। हेडर फाइल क्या है? हेडर फाइल के अंदर बहुत से फंक्शन पहले से प्री डिफाइंड होते हैं, जैसे कि हमने अपने प्रोग्राम में यूज किया हुआ है printf फंक्शन का, और मान लीजिए हम scanf फंक्शन का यूज करते हैं। तो ये दोनों फंक्शन कहां पे होते हैं? stdio.h नाम की हेडर फाइल के अंदर। और ये हेडर फाइलें कहां पर होती हैं? ये हेडर फाइलें बेटा कंपाइलर में मानक सी लाइब्रेरी के अंदर होती हैं। कहां होती है हेडर फाइल? हेडर फाइल होती है मानक सी लाइब्रेरी में। और इन हेडर फाइलों के अंदर क्या होता है? इन हेडर फाइलों के अंदर कुछ फंक्शन पहले से परिभाषित रहते हैं, जैसे printf हो गया। अगर हम किसी प्रोग्राम में scanf का यूज करते हैं तो ये सारे फंक्शन किस में परिभाषित हैं? इसी stdio.h नाम के हेडर फाइल के अंदर। हम अपने प्रोग्राम में बेटा कोई भी फंक्शन होगा जो कि प्री डिफाइंड हो, जैसे कि scanf हो गया, printf हो गया, इन सब का यूज हम अपने प्रोग्राम में तभी कर पाएंगे जब बेटा हम stdio.h नाम की हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में शामिल किए होंगे। तो अपने प्रोग्राम में शामिल किए होंगे का क्या तात्पर्य है? अब शामिल करवाता कौन है? ये इंक्लूड, हैज इंक्लूड जो लिखा गया है, यही कंपाइलर को ये बताता है कि stdio.h नाम की हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करिए। और आगे मेन फंक्शन से आप लोग परिचित हैं कि मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर ही, मेन फंक्शन की बॉडी कहां से कहां तक है? इस ब्रेसेस से लेकर के इस ब्रेसेस तक के, इन दोनों ब्रेसेस के बीच की जो भी जगह है, इसको क्या बोला जाता है कि मेन फंक्शन की बॉडी है। सी में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो बेटा मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर ही लिखे जाते हैं। अब मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर क्या क्या किया गया है वो हम एक्सप्लेन करते हैं। आप लोग देखिएगा बहुत ध्यान से कि हमारी प्रॉब्लम क्या थी। हमें प्रोग्राम किसके लिए बनाना था? प्रोग्राम बनाना था एक बीमीय एरे की सहायता से 10 संख्याओं के योग तथा औसत का प्रोग्राम बनाना था। अब देखिए मेन फंक्शन की बॉडी में सबसे पहले क्या किया गया है? सबसे पहले डेटा टाइप लिखा गया है। क्या लिखा गया है? डेटा टाइप। सबसे पहले बेटा लिखा गया है डेटा टाइप। इंटीजर जो इंट लिखा हुआ है वो डेटा टाइप है। इसके आगे आई नम नाम का एक एरे और उसके एलिमेंट एक सम नाम का वेरिएबल, और सम को 0 से इनिशियलाइज किया गया है। अब आई हो गया, ये नम नाम का एरे हो गया और सम नाम का वेरिएबल, इन सब के डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। इंटीजर इन सभी का डेटा टाइप है। आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा भी होगा कि वेरिएबल का डिक्लेरेशन कैसे किया जाता है। सबसे पहले डेटा टाइप लिखा जाता है। सबसे पहले क्या लिखते हैं? मेन की बॉडी में सबसे पहले क्या लिखते हैं? डेटा टाइप। उसके बाद एक एक करके सारे वेरिएबल लिखे जाते हैं। 2 वेरिएबल के बीच में कॉमा लगाया जाता है और लास्ट में इस डिक्लेरेशन की लाइन को सेमी कॉलन से क्लोज कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, या कह लीजिए टर्मिनेट कर दिया जाता है। आप लोग यहां देखेंगे सम इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। सम इज इक्वल टू 0 के आगे मैंने सेमी कॉलन लिख रखा है। इसका मतलब ये जो पूरी लाइन है इसको मैंने सेमी कॉलन से क्लोज कर रखा है। आगे देखते हैं। आप लोग जानते हैं कि यहां लिखा गया फ्लोट और ये रहा एवरेज। मैंने एवीजी लिखा हुआ जो कि एवरेज को डिनोट करता है। अब फ्लोट है। आप लोग जानते हैं कि जब भी किसी संख्या का औसत निकाला जाएगा, अब औसत है क्या? औसत क्या है कि जितनी भी संख्याएं हो उनको जोड़िए और जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर दीजिए। मतलब जैसे 10 संख्याएं हैं तो इन 10 संख्याओं का योग ज्ञात करिए और 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब योग निकाल लेंगे और उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो जो संख्या आएगी वो फ्लोट टाइप की हो सकती है, मतलब वो दशमलव में भी संख्याएं हो सकती है। इसीलिए और दशमलव की संख्या को हमें स्टोर कहां करना है? एवरेज नाम के वेरिएबल में। क्योंकि संख्या दशमलव में है और उसको एवरेज नाम के वेरिएबल में स्टोर करना है, तो उस एवरेज का टाइप क्या होना चाहिए? फ्लोट होना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि दशमलव वाली संख्याएं जो है वो फ्लोट टाइप की होती हैं। उनका डेटा टाइप क्या होता है? फ्लोट। अब ये चीजें हमें पता लग गई कि यहां पर पहली लाइन और दूसरी लाइन, इन दोनों लाइनों में, पहली और दूसरी, इन दोनों लाइनों में वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया गया है। सबसे पहले
आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया गया, फिर नम नाम का एरे और उसके तत्वों का इनिशियलाइजेशन किया गया है, एक सम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया गया जिसमें 0 से इनिशियलाइज किया गया, एक फ्लोट वेरिएबल है जिसका नाम है एवरेज, फ्लोट टाइप का एवरेज वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप क्या है, फ्लोट। आप लोगों ने जब एरे आपको भेजा गया था पीडीएफ में, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि एरे में तत्वों का इनिशियलाइजेशन जो है 2 प्रकार से किया जा सकता है। एक तो घोषणा के टाइम पे या घोषणा के समय कह लीजिए, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, और दूसरा प्रोग्राम में। तो यहां पर जो तत्वों का इनिशियलाइजेशन किया गया है, आप देखेंगे जो नम नाम का एरे है उसके तत्वों का इनिशियलाइजेशन 4, 7, 11, 21, 43, 26, 24, 1, 6, 76, ये जो 10 तत्व हैं इनका इनिशियलाइजेशन शुरुआत में ही कर दिया गया है। अर्थात एरे में कौन कौन से एलिमेंट होंगे ये हमने शुरू में ही बता दिया। इसको हमने इनपुट कीबोर्ड से नहीं दिया है, बल्कि हमने इनपुट शुरू में ही बता दिया कि नम नाम का जो एरे है उसमें कौन कौन से तत्व होंगे, ये हमने शुरू में ही बताया। तो इसको कहा जाता है बेटा एरे में तत्वों का इनिशियलाइजेशन घोषणा के समय करना। ये डिक्लेरेशन के टाइम पे किया गया है, आप लोग देख सकते हैं इस लाइन में नम नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है जिसके तत्वों का इनिशियलाइजेशन शुरू में ही कर दिया गया है। आगे देखते हैं तीसरी लाइन से, ये क्या फॉर लूप है। फॉर लूप में हमने एक वेरिएबल लिया आई, लूप को चलाने के लिए आई का इनिशियलाइजेशन 0 से किया गया है, एक कंडीशन है आई लेस देन और इक्वल टू 9, और एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है या कह लीजिए वृद्धि ऑपरेटर जो आई की वैल्यू को एक एक करके बढ़ाएगा। इनकेस आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो जब एक बार आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, उस 2 की कंडीशन इससे चेक होएगी। आगे सम इज इक्वल टू सम प्लस नम ऑफ आई किया गया है। इसमें क्या किया गया है, जो सम नाम का वेरिएबल था यहां पर, उसी सम में नम नाम का जो एरे है उसके एक एक इंडेक्स की वैल्यू को जोड़ा गया है। आगे सब देखेंगे यहां पर लिखा गया बेटा एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 10.0। अब यहां 10.0 क्यों किया गया, क्योंकि एवरेज जो आएगा वो संख्याएं फ्लोट वाली हो सकती हैं और सम कैसा आपका इंटीजर, और केवल 10 से कर देंगे तो इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर इंटीजर ही मिलेगा, उसकी टाइप कास्टिंग नहीं हो पाएगी, उसका टाइप चेंज नहीं हो पाएगा। अब यहां ये भले ही इंटीजर है लेकिन ये फ्लोट है, तो इंटीजर डिवाइडेड बाय फ्लोट करेंगे तो हमें जो वैल्यू आएगी वो फ्लोट में आ जाएगी, और यहां फ्लोट वाली वैल्यू को ही हम एवरेज में रख सकते हैं, इसीलिए यहां 10.0 किया गया है। इसको एक तरीका और है करने का, अभी बता देंगे आगे। और प्रिंटफ फंक्शन की सहायता से हमने क्या किया, सम की वैल्यू को और एवरेज की वैल्यू को दोनों को प्रिंट कर लिया गया। अब देखते हैं प्रोग्राम होगा कैसे। आप लोग इस फॉर लूप पर ध्यान दीजिएगा, फॉर लूप से लेकर के और इस फॉर लूप की बॉडी के अंदर तक। फॉर लूप की बॉडी कहां से कहां तक है, इस वाले ब्रेसेस से लेकर के इस वाले ब्रेसेस तक। इनके बीच की जो बॉडी है वो क्या है, फॉर लूप की बॉडी है। इस ब्रेसेस से लेकर के इस ब्रेसेस तक की पूरी बॉडी किसकी है, मेन फंक्शन की बॉडी है। अब देखते हैं लूप को रन करके। मान लीजिए सबसे पहले क्या है, आई इज इक्वल टू 0 है। सबसे शुरुआत में क्या कहा बेटा, आई इज इक्वल टू 0। यहां जो तत्वों का इनिशियलाइजेशन किया गया है इसमें आप देखेंगे जो शुरुआत में तत्व डिक्लेयर किए गए हैं कि नम नाम के एरे में कौन कौन से तत्व होंगे, वो जो डिक्लेयर किया गया वो कैसे किया गया होगा, ये तत्व आएंगे कैसे। मान लीजिए यहां नम नाम का एक एरे है, नम नाम का, इसमें 10 बॉक्सेस हो जाएंगे, मतलब 10 तत्व इसमें फिल किए जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक मान लीजिए 10। अब इसी में इन्हीं 10 में ये संख्याएं आ जाएंगी जैसे ही हम डिक्लेयर करेंगे। यहां पर जो हमने इनिशियलाइजेशन किया गया, ये इनिशियलाइजेशन क्या है, पहले भी बता रहा हूं, ये इनिशियलाइजेशन क्या है, तत्वों का इनिशियलाइजेशन घोषणा के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। तो जैसे ही आप डिक्लेयर करेंगे एरे, तो उसमें 4 7 11 21 43 26 24 1 6 76 इस तरीके से सारी वैल्यूज एरे के अंदर फिल हो जाएंगी। और इस एरे का नाम क्या है, नम। नम इस एरे का नाम है। इसका साइज कितना हो जाएगा, इस हिसाब से 10 हो जाएगा। अब तत्वों का जो आप लोगों ने पीडीएफ में पढ़ा भी होगा बेटा कि एरे का इनिशियलाइजेशन जो है हमेशा कहां से शुरू होता है, 0 से। तो ये आपका 0th इंडेक्स है, ये आपका उसके बाद 1th इंडेक्स है, 2 3 4 5 6 7 8
9, 0 से लेकर के 9 तक के इनिशियलाइजेशन हो जाएगा, और 0 से 9 तक के कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 10। इसका मतलब एरे की 10 संख्याएं 0th इंडेक्स पे, 1th इंडेक्स पे, 2nd पे, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, इस तरीके से हर एक जो है डब्बे में आपकी वैल्यू चली जाएगी। अब आगे देखते हैं लोग फॉर लूप है। फॉर लूप का इनिशियलाइजेशन आप देखेंगे, ये रहा फॉर लूप का इनिशियलाइजेशन, ये रहा टेस्ट कंडीशन, और ये है आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, या तो यहाँ की हालांकि इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इसमें डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी हो सकता है, प्रोग्राम के अनुसार चेंज हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर की आवश्यकता थी, इसलिए हमने i++ लिया हुआ है। अब देखते हैं, सबसे शुरू में i = 0 है, तो i = 0 करके देखते हैं। i की वैल्यू क्या है बेटा? 0। ठीक, आएंगे नीचे आएंगे, देखेंगे सम = num + i लिखा गया है। देखिए क्या लिखा गया है? सम = सम प्लस नम ऑफ i लिखा गया है। सम की वैल्यू क्या है? सम की वैल्यू आपने देखा, हम लोगों ने पहले ही डिक्लेयर कर रखा है, सम = 0, मतलब सम की सबसे शुरुआती वैल्यू क्या है? 0। ठीक, अब मेमोरी के अंदर जहां कहीं भी सम नाम का वेरिएबल होगा, मान लीजिए ये सम नाम का वेरिएबल है, तो सबसे शुरू में क्या होगा? जैसे ही हम ये लिखे रहेंगे कि सम = 0, तो सबसे शुरू में क्या होगा? सम नाम के वेरिएबल में 0 आ जाएगा। ठीक, जहां हमने डिक्लेयर किया है। अब हमने लिखा i = 0 से लूप स्टार्ट है। लूप की स्टार्टिंग क्या है? i = 0 से। ये सारी i की वैल्यूज हैं, ये सब i की वैल्यूज हैं, i0, 1, 2, 3, 4। अब स्टार्टिंग में i0 है, और सम नाम का वेरिएबल में क्या है? 0 स्टोर है। क्यों स्टोर है? क्योंकि हमने पहले ही कर रखा है, सम नाम के वेरिएबल में 0 स्टोर कर रखा है। मेमोरी में जहां कहीं भी सम नाम का वेरिएबल होगा, वहां पे स्टार्टिंग में 0 स्टोर हुआ होगा। अब i = 0 करके देखा, तो i जब 0 से चलेगा, तो सबसे पहले सम की वैल्यू क्या है? स्टार्टिंग में 0 प्लस नम ऑफ i कितना बेटा? 0। तो नम नाम के एरे में 0th इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसको लिखेंगे, 0 प्लस नम नाम के एरे में 0th इंडेक्स पर क्या वैल्यू है बेटा? 4। आप देखेंगे जो नम नाम का हमारा एरे है, यहां पर भी आप देख सकते हैं, उसमें सबसे पहले क्या है? 4 है, तो यहां पर 4 लिख लेंगे 0th इंडेक्स पर। नम नाम का एरे है, उसके 0th इंडेक्स पर क्या है? 4 है, तो 0 + 4 कितना हो जाएगा? सम = 0 + 4 कितना आ जाएगा? 4। इसका मतलब है बेटा, जो सम पहले 0 था, स्टार्टिंग में हमने सम को क्या लिया था? 0। अब सम की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, बदल जाएगी, जहां मेमोरी में 0 था वहां पर क्या हो जाएगा? 4। ठीक, इसके आगे क्या करेंगे? अब हम लोग नीचे ही जाएंगे अभी। इसके बाद लूप का कंट्रोल जाएगा दोबारा से ऊपर। i की वैल्यू होगी ++, i शुरू में 0 था बेटा, इस बार i++ होगा तो कितना हो जाएगा? 0 था, और i++ हो गया तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। तो i का जो कंट्रोल है वो यहां पे चला आएगा, 1th इंडेक्स पे, क्योंकि अब i++ हो चुका है, i 0 से 1 हो चुका है, इसलिए i का कंट्रोल कहां आ जाएगा? पहले इंडेक्स पे। उसके बाद देखते हैं हम लोग, कंडीशन चेक होगी कि क्या i की वैल्यू 9 से छोटी या बराबर है। तो i की वैल्यू है क्या इस समय? i की वैल्यू क्या है? 1 है। तो 1 छोटा या बराबर या है 9 के? छोटा हो या बराबर हो, कोई भी एक चीज हो जाए। तो 1 तो 9 से छोटा ही है, इसका मतलब क्या है कि कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन जब ट्रू होती है बेटा, तब ये ब्रेसेस के नीचे की, इन ब्रेसेस के बीच की लाइनें को एग्जीक्यूट होती हैं। जब ये कंडीशन ट्रू होती है, तभी जाकर के इन दोनों ब्रेसेस के बीच की लाइनें एग्जीक्यूट होती है। तो हमारा कंडीशन मिला कैसा है? ट्रू मिला है, क्योंकि 1 जाहिर सी बात है कि 9 से छोटा है। आगे देखते हैं। अब i कितना है इस समय? i आपका 1 हो चुका है। i कितना हो चुका है? 1। i 1 है, कंडीशन भी ट्रू है। अब नीचे आते हैं, नीचे क्या लिखा है? कह रहा है कि सम = सम प्लस नम ऑफ i कर दीजिए, तो वही करेंगे हम लोग। अब देखिए बेटा, सम = क्या करना है? सम प्लस नम ऑफ i। तो सम है क्या? इस समय 4 है,
शुरू में 0 था, फिर बाद में अपडेट हुआ था जब i इक्वल टू 0 था तो 4 हो गया था। अब i इक्वल टू 1 है तो देखिएगा अभी दोबारा से अपडेट होगा। तो अभी क्या है सम की वैल्यू 4 प्लस नम ऑफ i, मतलब नम ऑफ i की वैल्यू क्या है बेटा, पहले 0 थी, इस समय क्या हो चुकी है 1। इसका मतलब 4 प्लस नम ऑफ 1। नम ऑफ 1 का मतलब नम नाम के एरे में 1th इंडेक्स पे क्या है, 1th इंडेक्स पे क्या है बेटा 7। ठीक, तो 7 4 कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। अब सम नाम के वेरिएबल की जो वैल्यू थी, जो 4 थी, अब वो अपडेट होकर के कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। कितनी हो गई 11। अब दोबारा से क्या होगा, फिर से i की वैल्यू प्लस प्लस होगी। i कितना हो जाएगा आपका, i इस बार हो जाएगा 1 था तो 1 से कितना हो जाएगा प्लस प्लस होते ही 2 हो जाएगा। फिर कंडीशन चेक होगी कि क्या 2 छोटा या बराबर है 9 के, तो हाँ जाहिर सी बात है 2 9 के छोटा ही है, तो कंडीशन कैसी मिली आपकी, ट्रू मिली। ये कंडीशन कैसी है, ट्रू। कंडीशन कैसी हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब जैसे ये कंडीशन ट्रू मिली, क्योंकि 2 छोटा में से, तो इसका मतलब कंडीशन ट्रू है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों लाइनों के बीच में लिखा गया कोड एग्जीक्यूट होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो जैसे हम इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे, अब आप जानते हैं ना i की वैल्यू बदल चुकी है। i की वैल्यू कितनी हो गई है, 2 हो गई है। i का कंट्रोल जो है 1 से हट करके कहां आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा। अब देखते हैं क्या कह रहा है, जब कंडीशन में हमें ट्रू मिली है, 2 लेस देन 9 है, कंडीशन ट्रू है, ये नीचे की लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या कह रहा है, सम इज इक्वल टू सम प्लस नम ऑफ i कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि सम की वैल्यू पहले ही अपडेट होकर के 11 हो चुकी है। इसका मतलब 11 प्लस नम ऑफ i की मौजूदा वैल्यू क्या है बेटा, करंट वैल्यू जो इस समय पे है 2 है। ठीक, उसके बाद 11 नम ऑफ 2, इसका मतलब नम नाम के एरे में दूसरे इंडेक्स पर जो वैल्यू है, दूसरे इंडेक्स पर क्या है 11, तो क्या हो जाएगा 11 प्लस 11, जो कि किसके इक्वल है 22 के। तो इस समय सम की वैल्यू अपडेट होकर क्या हो जाएगी 22। अब जो सम नाम का वेरिएबल था उसमें जो 11 स्टोर था उसकी वैल्यू बदल जाएगी, अब वो हो जाएगा अपडेट होकर के 22। ठीक, उसके बाद फिर से i की वैल्यू अपडेट इंक्रीज होगी, i होगा 3। आप देखेंगे यहां पर i 3 हो जाएगा, 3 भी 9 से छोटा ही है। ऐसे ही i की वैल्यू 3 होगी, ये कंडीशन भी ट्रू मिलेगी। जैसे अब तक हमने इस वाले एक्सप्रेशन, इस वाले कथन से वैल्यू को अपडेट किया है, उसी तरीके से i इज इक्वल टू 3 4 5 6 इस तरीके से वैल्यू अपडेट होती जाएगी। इसका मतलब सम में एक एक करके, जो सम नाम का वेरिएबल था उसमें एक एक करके संख्याएं जुड़ती चली जाएंगी, और एक समय ऐसा आएगा जब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। कितनी हो जाएगी 9। जब 9 होगी तो भी कंडीशन ट्रू होगा। उस समय सम की जो भी वैल्यू रहेगी बेटा, जब 9 होगा तो भी कंडीशन ट्रू है ही है, क्योंकि 9 छोटा भले नहीं है लेकिन बराबर तो है 9 के ना, इसलिए ये कंडीशन भी ट्रू है। तो उस समय सम की जो कुछ भी वैल्यू रहेगी उसमें क्या हो जाएगा, नम ऑफ 9 अर्थात 76 जुड़ जाएगा। कितना लास्ट में 76, सम की जो भी वैल्यू रहेगी, और ये वैल्यू अपडेट होकर के यहां पर आ जाएगी मेमोरी में। तो इस तरीके से हमको सम मिल जाएगा। अब फिर से i की वैल्यू जब अपडेट होगी तो i होगा 10। यहां पर क्या होगा आपका, जैसे ही i 10 होगा ये कंडीशन जो है ब्रेक कर जाएगी, क्योंकि ये कंडीशन क्या है फॉल्स हो जाएगी। और जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी बेटा, अब लूप का कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि 9 तक के लूप चलेगा। अब जैसे ही i की वैल्यू 10 हुई, इसका मतलब है कंडीशन फॉल्स, तो कंट्रोल कहां जाता है नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा गया है कि जो भी सम की वैल्यू हो, सम की जो भी वैल्यू हो, मान लीजिए कुछ भी रही हो, एक बार को मान लेते हैं कि पूरा जोड़ने पर कितना आएगा। हम मान के चल रहे हैं, मुझे करंट में याद नहीं है कि ये सब कितना होगा इसका ऐड करने का, तो इसे जैसे आप लोग जोड़ के देख लीजिएगा। मान लीजिए 200 कुछ भी आता है, 219 ही आ जाता है। तो जब भी 219 है सम नाम का, इसमें हम डिवाइड करेंगे 10.0 से। तो 10.0 से जब डिवाइड करेंगे तो मान लीजिए कितना आ जाता है 21.9। तो
तो ये क्या आएगा, ये फ्लोट वैल्यू है, और ये फ्लोट वैल्यू किसमें आ जाएगी, एवरेज नाम के वेरिएबल में। तो इसका मतलब ये लाइन भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट लाइन पे हमको क्या करना है, प्रिंट सम इज इक्वल टू परसेंटेज डी, एवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ सम एवरेज, अर्थात सम और एवरेज की वैल्यू को प्रिंट कर लेंगे। कैसे प्रिंट होगा आप लोग देखिएगा, प्रिंट होके आएगा सम इज इक्वल टू परसेंटेज डी लिखा हुआ है। इसका मतलब जो भी इंटीजर वैल्यू आएगी, मान लीजिए 219 है अगर, तो यहां 219 आ जाएगा। उसके बाद लिखा गया है एंड, तो एंड प्रिंट होके आएगा यहां पर एंड। उसके बाद एवरेज लिखा हुआ है, एवरेज अर्थात उसके बाद एवरेज लिख के आएगा, और एवरेज की जो कुछ वैल्यू होगी, क्योंकि परसेंटेज ऑफ इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये सारे क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है। परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज डी, ये सब फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो परसेंटेज ऑफ किसके लिए, फ्लोट टाइप की वैल्यू के लिए। तो एवरेज कैसा है, फ्लोट टाइप का है, इज इक्वल टू का सिंबल भी आएगा हर जगह पे, क्योंकि